एंड यू नो इंटरेस्टिंगली अहमद, अब अभी शादाब की बात कर रहे थे, बहुत सारी प्रिडिक्शंस पहले से हो रही थी, एवरीबडी न्यू द शादाब के कम बैक होगा। आई मीन कि बीबीएल की फॉर्म अच्छी है एंड देन जस्ट एग्जैक्ट जिस तरह वो इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम मैं ऑलराउंडर्स के अपने इंजन रूम में जाएँ, वे मोहम्मद नवाज, वे शादाब या फ़हीम अशरफ, लोग पाकिस्तान का वर्ल्ड कप बैलेंस इसी स्क्वाड से निकलेगा एंड यू नो यहीं से निकलेगा। वेयर डू यू सी दिस गोइंग? आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं शादाब। मुझे तो नहीं पता कि 2-3 मैच की परफॉर्मेंस पे या आपकी 3-4 साल की जो परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस, वो छुप जाती है। पहले भी शादाब, देखिए शादाब से किसी को कोई मसला नहीं है, शादाब अच्छे इंसान है, अच्छे लड़के हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है। लेकिन हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्राइटेरिया को चैलेंज करते हैं। हम बोलते हैं कि वो क्राइटेरिया बताया जाए जिसपे शादाब टीम के अंदर आएगा। ठीक है, पहले भी आप इनको टीम के अंदर अभी पिछले दिनों इंजरी से पहले लेके आए थे, वो कौन सा क्राइटेरिया था? आपने तो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से शादाब को टीम से बाहर निकाला था। उसके बाद जब आप बुरी परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप्स और इवेंट्स हार के बाहर निकालते हैं और बड़ी कोशिशों के बावजूद, याद है ना कि पूरे पाकिस्तान ने बोला था कि इब्रार को डालें, लेकिन नहीं डाला गया वर्ल्ड कप में, और शादाब को उस वर्ल्ड कप में कितनी पिटाई हुई। उसके बाद जब हटाया, इब्रार ने परफॉर्मेंस की, फिर भी आज तक आप देखें कि इब्रार को, हालांकि दुनिया का दूसरे नंबर में बॉलर वो बन गया स्पिनर, लेकिन आज तक उसको खुले चांस नहीं मिले। क्यों? क्योंकि शादाब को लेके आना था, और हम ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आप ये जो फैक्टर है ना अपने टीएसएल फ्रेंचाइजीज का, वो जो असर है, रसूख है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एफिलिएशन, ये खत्म होनी चाहिए। ये होना ही होना था कि अगर कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं और पूरी पीआर चली है उनको कोच लाने के लिए, ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से चली है, और ऑब्वियसली जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्होंने किरदार निभाया है उनको कोच बनाने के लिए, फिर सिलेक्टर भी जो है हसन चीमा, वो बैठा हुआ है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। तो इस तरीके से जब आप लेके आएंगे, और शादाब की आप अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, 1-2 मैचेस में देखें, आप जब 70-80 मैच खेलते हैं, उसमें से 3-4 मैच आपके अच्छे जाने ही होते हैं। और वो अच्छे क्या है, कोई ऐसा भी नहीं कर दिया कि एक मैच में 200 कर दिया और एक मैच में 9 आउट कर दिया हो। सिंपल नॉर्मल परफॉर्मेंस दी है। अच्छे से इसलिए आपकी मुराद ये है कि बाकी जो आपके प्लेयर्स गए हुए हैं, उनके वो रिकॉर्ड बना रहे हैं उल्टी साइड से, उनको बनाने चाहिए अच्छे की तरफ। वो बुरे रिकॉर्ड, बाबर आजम है 250 उन्होंने किए हैं, लेकिन पूरी एज पे वो के उसके केएफसी बिग बैश के अंदर उनका लोएस्ट नंबर पे स्ट्राइक रेट फिर आ रहा है, उनका 111 का स्ट्राइक रेट आ रहा है। और ये ह्यूमिलिएशन वाली बातें हैं, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से तो उनको पाकिस्तान टीम से निकाला गया था। और आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि माइक हैसन का बयान पड़ा हुआ है कि यार आप इन प्लेयर्स को आपने टास्क दिए हैं और ये बाबर और दीगर प्लेयर अपने आप को इंप्रूव करेंगे और टीम में जो है ना अपनी जगह बनाएंगे। वो तो वैसे के वैसे ही है। मतलब होता है कि इंसान तो 6वें नंबर पे हो जाता है, 7वें नंबर पे हो जाता है स्ट्राइक रेट में, 8वें पे हो जाता है, हजारों प्लेयर खेल रहे होते हैं, आप टॉप कर रहे होते हैं लोएस्ट स्ट्राइक रेट पे। इसका क्या मतलब है? आपके जो बेस्ट प्लेयर आप कह रहे हैं वो खेल नहीं रहे हैं, तो बेस्ट प्लेयर आपके तो है ही जो ऊपर से जो है ना टॉप कर रहे हैं लोएस्ट स्ट्राइक रेट के अंदर। तो ये आपने कंपीट करना है दुनिया के बेस्ट। डेविड वार्नर देखें, रिटायर हो गया, उसने देखा कितने बॉलों पे सेंचुरी की है, कितना मारा है। और ये आपके करंट प्लेयर्स जो है इस तरह, हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्राइटेरिया ठीक नहीं है। प्लेयर्स को लेके आने के, टीम के अंदर के प्लेयर्स को निकालने के और निकाल के फिर लेके आने के क्राइटेरिया ठीक नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है मीडियोकर्स को टारगेट कर रहा है। वो ये है कि जी श्रीलंका से जीत गए, वो तो बेचारे वैसे ही हारे हैं, जिम्बाब्वे से जीत गए, वो वैसे ही हारे हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को किस तरह बीट करना है, उनकी फुल फ्लैश साइड को, और कंसिस्टेंटली किस तरह करना है भारत को बीट, आपने उसके प्लान बनाने हैं। और उसके प्लान मेरिट पे बनते हैं, सेंस से बनते हैं, विजन से बनते हैं। इस तरह नहीं कि आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं और घूम फिर के आप सिर्फ जो है ना मलबा डालने के लिए लोगों को जो है ना और ओब्लाइज करने के लिए टीम के अंदर लेके आए। सॉरी। सो बेसिकली यू नो इट्स ऑल है वाई, मतलब हम लोग कंस्ट्रक्टिव एक सही प्रॉपर एक फुल फ्लेज हम टीम नहीं देख रहे। सो आई थिंक कॉन्वर्जेशन पे राशिद भाई इस पे मूव होती है कि सलमान अली आका की लीडरशिप ऑफ कोर्स रिजल्ट्स तो दे रही है, बट क्या हमारी, लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग, क्या हमारी बैटिंग वर्ल्ड कप लेवल की है या नहीं, ये एक बिग क्वेश्चन है। एंड देन अगेन सलमान अली आका के नंबर्स हिमसेल्फ, आई मीन कि वो एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, ही इज अ गैप फिलर। देखें, दोनों 1-3 नंबर है, 4 नंबर 3 और 4 दोनों साथ खेलते हुए मुश्किल होगी पाकिस्तान को। अभी अहमद ने जो बात की बिग बैश की, स्ट्राइक रेट मैटर कर रही है, क्योंकि एक प्लेयर हो ना। अब सलमान भी वैसे ही खेलते हैं, और उस्मान को देखें वो मारते जरूर है, लेकिन 117 की उनकी स्ट्राइक रेट है। और सेम चीज अगर देखें 112 115 की सलमान अली आगा, और लास्ट ईयर से अब तक देखते हैं बाबर आजम की भी कम नजर आ रही है।
तो दोनों को साथ खिलाने का डिसीजन मैनेजमेंट का है। हमने यही कहा है कि कोई ऐसा प्लेयर 3 नंबर पे खेले जो स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके। अगर साहबजादा फरहान खेलते हैं, उसको मेंटेन करके 140 की स्ट्राइक रेट से आगे लेके जाते हैं साइम के साथ, उसके बाद गेम को रुकना नहीं है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने गेम तेज चल रहा होता है, स्ट्राइक रेट तेज हो रही होती है, 3 नंबर 4 नंबर कंसर्न रहेगा पाकिस्तान का। सुनने में यही है कि सलमान अली आगा शायद 3 नंबर पे बैटिंग करें, यहाँ पे 3 नंबर बैटिंग करें, इस सीरीज में रन भी बनाएं और उसको अपने स्ट्राइक रेट को भी तेज लेके जाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा जो पिचेज हैं वहाँ पे। तो मेरा यही मशवरा है कि दोनों में से एक प्लेयर खेलता है, और कप्तान है सलमान अली आगा वर्ल्ड कप के, तो वो तो लाजमी खेलेंगे। बाबर का थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि वर्ल्ड कप में उनकी शमूलियत हो। Ansiko, do you agree? हाँ जी, बिल्कुल ये आगा मैंने राशिद जो 20 मैचों का डेटा निकाला हुआ है, उसमें आगा की स्ट्राइकिंग रेट 106 है। हो सकता है मैं एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो गया, और बाबर की है और बाबर की 117 की है। और वहाँ पर जो बात होती है कि जी स्ट्राइकिंग रेट सब देखते हैं कि जी हम तो परफॉर्मेंस देखते हैं, तो स्ट्राइकिंग रेट इन दोनों की जो आपने बात की ना कि हमारा मिडिल ऑर्डर में और जो 2 लड़के हैं उनकी ये स्ट्राइकिंग रेट है। और जो स्ट्राइकिंग रेट उनका BBL में वो भी अहमद ने भी जिस तरह बताया, मैंने भी वही बोला कि जो 150 रन का चेस करना है तो वो तो पूरा एक एंड उन्होंने ब्लॉक किया, मतलब दूसरी तरफ से मार पड़ रही थी, वो आराम से करके निकल गए। उधर भी 111 की उनकी स्ट्राइकिंग रेट है। तो ये 2 लड़के हमारे ऐसे हैं जिनके 111 की स्ट्राइक, जो सबसे अच्छी स्ट्राइकिंग रेट है वो 131 है फ़हीम की, और 129 है फरहान की, और साइम की 125 है, और मोहम्मद नवाज की जो है वो 130 है। बाकी सब 120 के अंडर में है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। भाई ये जो टॉप के प्लेयर हैं जो उनके स्ट्राइकिंग रेट है। और जो बात उसने की है, मैं टोटली उससे एग्री करता हूँ कि हमारा क्राइटेरिया सिलेक्शन का क्या है। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि एक लड़का नापे, वो जैसा भी होगा, 5 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है अपनी ज़िंदगी में, 300 रन है उसके, 300 रन 5 मैच, वो कैसे आ गया? और ये जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट कराई, जिस लड़के ने 1000 रन के टॉप किया, वो कहाँ चला गया? भाई आप कहाँ से सिलेक्शन करें? मुझे तो बिल्कुल अहमद की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि हमारे सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं तो क्रिकेट बोर्ड को फिर एडवाइस करूँगा, 2 दफ़ा पहले दे चुका हूँ, प्लीज़ ये डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दे। आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उधर लड़कों को बुलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको ट्रेनिंग कराएं, और बस उसी में से सिलेक्शन करें। मुझे सिर्फ ये बता दे, समद है टीम के अंदर, उसने एक मैच नहीं खेला पिछले 20 मैचों के अलावा। ठीक है, और अब आगे बाकी मोर कॉन्वर्सेशन। अब जैसे राशिद भाई कह रहे थे, वापस थोड़ी इस पे बात करेंगे। क्या प्रोज एंड कॉन्स है सलमान एट नंबर 3, एंड वो जरूर मैं अहमद से पूछूंगी टू रियली ब्रेक इट डाउन फॉर अस कि क्या व्हाट आर द गुड प्रोज एंड कॉन्स। बट ये